अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी वेब टेक्नोलॉजीज़। तो हम सबसे पहले जो है ना इसका कंटेंट देखेंगे। तो अभी मैं इधर जो हमने प्रीवियस पढ़ा है सारे सेमेस्टर में, क्योंकि मैम ने कहा था कि मिड वाला ही कोर्स इसके अंदर इंक्लूड है, वो वाली स्लाइड भी सारी करनी पड़नी है। और उसके बाद सिंपल जो है वो जावास्क्रिप्ट और HTML, PHP, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके, ये इसकी आउटलाइन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या बताया गया है जी कि HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, PHP प्लस MySQL है, ऊप है, जावास्क्रिप्ट, जेजेक्स है, jQuery है, लारावेल है, जमा रिएक्ट JS है, और तमाम लेक्चर इंक्लूड्स हैं। तो मैंने लेक्चर्स के भी नोट्स बनाए हैं, जस्ट वो मेरा ख्याल मैक्सिमम होंगे 7 या मैक्सिमम 8 पेजेस होंगे। ठीक है, तो वो उसके अंदर सारे लेक्चर्स मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये जो चीज़ें हैं जो मैम ने लैब के अंदर करवाए थे टास्क छोटे छोटे, वो देख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे सिंपल है उन टैग्स के नाम यार, क्योंकि वो मैम कोड भी दे सकती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह कोड भी आ सकता है। ठीक है, तो चले हाँ, अभी हम ये हमारे पास आउटलाइन है, और इसको देखते हुए सबसे पहले हम कवर करेंगे लेक्चर्स को। ठीक है, तो किस चीज़ को पहले कवर करेंगे, इन लेक्चर्स को। ठीक है, तो चलते हैं जी लेक्चर नंबर, सॉरी 1 किधर है, ये 2 है, ये 1 है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है जी व्हाट इज़ HTML। तो हमने पढ़ा था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। तो जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, मैं उसके ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो चीज़ें काम की हैं बस उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ वेब वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ब्रॉडकास्ट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट्स स्पेशली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, वेब जो है ना वो कह रहा है कि एक सिस्टम है। ठीक है, जो सर्वर से मिलके बनता है, और ये क्या करता है, आपके रिसोर्सेज को शेयर करता है। रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, कंटेंट, जैसे व्हाट्सएप पे हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वेब एप्लीकेशन वो होती है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रन करती है। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है। ठीक है, ये MS वर्ड है, वर्ड कह रहा हूँ, MS एज है। ठीक है, फिर उसके पास वो कह रहा है कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, 1 यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड 1 यूज़ फॉर क्लाइंट। फिर उसके बाद इंटरनेट और वेब के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वाइल द वेब आल्सो रेफर्ड एज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के आपको नाम से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा उसे इंटरनेट कहते हैं, और एक्सट्रानेट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी ये नीचे डायग्राम भी उसकी मैंने बनाई हुई है कि कैसे PC इंटरनेट क्लाउड के साथ कनेक्ट है, फिर राउटर लगा हुआ है जो ISP प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद फायरवॉल लगी है, और पीछे वेब सर्वर लगा हुआ है। वेब मीडियम का बताया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकती है कि व्हाट इज़ वेब कंस्ट्रक्ट द वेब मीडियम डायग्राम। तो क्लाइंट है, फिर इंटरनेट क्लाउड के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, TCP IP और HTTP। ठीक है, और उसके बाद वो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे PHP, XML और AJAX यूज़ हो रही है। फिर जो वेबसाइट है उसको भी कहीं स्टोर करवाया गया, तो वो डेटाबेस के अंदर है, तो वो फिर डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो वो सर्वर साइड पे बता रहा है। और फिर ये जो है ASP.NET एंड जावास्क्रिप्ट, C++ पर्ल, ये उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ हुई हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं,
ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आता है, लॉगिन पेज आता है, साइन अप आता है, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, मुअल्लिम की बात कर रहा हूँ। फिर नेविगेशन आ जाती हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशन आते हैं, सर्च फीचर्स आते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं जब भी किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। स्टैटिस्टिक वेरियस फॉर्म्स और सेटिंग्स। www के अंदर वही बताएगा, वर्ल्ड वाइड वेब है, कैन बी डिफाइंड इन मच द सेम वे एज द इंटरनेट, वाइल द इंटरनेट कैन बी थर्ड कलेक्शन ऑफ मशीन वाया IP। लेकिन इंटरनेट www से बाद की इन्वेंशन है, इसलिए वो इससे जदीद और बड़ा है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में www3 को ही कहते थे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हाँ जी, ये वाला लेक्चर है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जी क्लास के अंदर। तो वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैम ने बताया था हमें कि IP एड्रेस और DNS में क्या डिफरेंस है, ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड DNS। तो इंटरनेट चलता ही IP पे है, ठीक है। और DNS आपको पता है, हमने सर्वर पे भी काम किया, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, ये कन्वर्ट कर देता है IP को नेम के अंदर, ठीक है। और इंटरनेट जो है हमारे पास, वो क्या काम करता है जी, वो हमारे पास TCP/IP को यूज़ करता है, और उसकी 5 लेयर्स हैं TCP/IP के, ठीक है। ये यूज़र और वेब के दरमियान, दोनों के दरमियान IP देखता है, ठीक है। जैसे हमने वो सिस्को पैकेट ट्रेसर में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते थे, और वो मैसेज नीचे देता था सक्सेस का, तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था वो ICMP था। लेकिन उस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है, वो भी प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल की मदद से चलता है, तो उसको TCP एंड IP कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है, जैसे ये google.com है, ठीक है। तो इसको डोमेन नेम सर्वर में रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है, फिर ये गूगल के नाम से भी एक्सेस होता है। और फिर OSI की 7 लेयर्स हैं, ठीक है जी। फिर URL होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर है। जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, ये जो अभी हुआ है, ये ऊपर सारा URL है, ठीक है, जिसके अंदर फॉरवर्ड स्लैशेस होती हैं। अभी भी हम जी ही लिखते हैं तो गूगल आना शुरू हो जाता है। ये डेटाबेस बताता है, डाटा गया, फायरवॉल ने ट्रेस किया और सेव डाटा को IP देकर पास करवाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है जब भी डाटा एक्सेस करते हैं ना, तो ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, अब इंटरनेट की डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ इंटरनेट एंड एग्जांपल भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। डिफाइन इंटरनेट एंड एग्जांपल ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, डैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन द वर्ल्ड फॉर डाटा शेयरिंग। फॉर एग्जांपल भी अब मैंने दिया है, वैसे व्हाट्सएप सेंड एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग इंटरनेट, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनेट के अंदर क्या होता है सर्वर्स, ठीक है, वेबसाइट और क्लाइंट साइड रन प्लेटफॉर्म। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। बैकबोन ISP प्रोवाइड डाटा टू रीजनल ISP। अब दो तरह के ISP होते हैं, बैकबोन ISP और रीजनल ISP, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन द ISP एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ राइट द नेम ऑफ ISPs। तो बैकबोन ISP और रीजनल ISP। बैकबोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, रीजनल आगे रीजन्स को देने के लिए जो बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आरफा। अच्छा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से, ठीक है। तो आरफा में क्या है जी, एडवांस रिसर्च एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये सबसे पहला नेट था, इसके अंदर जस्ट 2 कंप्यूटर थे, ठीक है, आरफा के अंदर। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओनली 2 PC, ठीक है। और ये 1983 में हुआ था। फिर उसके बाद डारफा आया, ये इसके अंदर 37 PC थे, ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। फिर NCP आया, ठीक है। फिर इसके अंदर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आ गए, ठीक है, एडवांसमेंट होनी स्टार्ट की। फिर TCP आया, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैसेजेस की एक जगह से सेंड एंड रिसीविंग दोनों साइड से। फिर बिट नेट आया, ठीक है, बिकॉज इट्स टाइम नेट, इसका ये एब्रीवेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद CSS आया, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, उससे भी एडवांस। फिर उसके बाद ईजाद हुई WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि अब इसको पूरी दुनिया के सामने मुतारफ़ करा दिया गया था। और ये NSF नेट ने ईजाद किया था, मतलब कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने, ठीक है। और इसीलिए इसको फिर ग्लोबल विलेज कहा गया, ठीक है। और आल दीज टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इंटरनेट, और लास्ट पे इंटरनेट इन्वेंट हुआ, ठीक है, जो भी करंटली चल रहा है।
फिर ये देखें कि इसमें आईएसपी होता है, राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड डाटा प्रोवाइड करता है। फिर स्विचेस हैं और वो मल्टी लेयर 3 के स्विचेस लेयर 2 के स्विचेस के साथ कनेक्ट होती हैं और देन हमारे तक नेटवर्क आता है। फिर आया जी डीएसएल, डिजिटल सर्कुलाइबल लाइन, ठीक है। और लास्ट पे आईएसडी यानी इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो ये थी जी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि IPv4 के अंदर कितने बिट होते हैं, तो ये 32 बिट पे करता है बेस, और IPv6 128 बिट पे करता है। अब हमारे पास क्लास आ रही है, क्लास ए का हमें पता है कि इसके अंदर 16 होस्ट होते हैं, ठीक है, 16 मिलियन होस्ट होते हैं, ठीक है। फिर क्लास बी के अंदर हमें पता है कि 65,000 होस्ट होते हैं। क्लास सी के अंदर 254 होस्ट होते हैं, ठीक है। डी के अंदर हमारे पास रिजर्व्ड होती है फॉर फ्यूचर यूज़, और ई के अंदर हमारे पास डी के अंदर फॉर मल्टीपल कास्ट के लिए रिजर्व करते हैं, और ई के अंदर फ्यूचर यूज़ के लिए। और इनकी रेंजेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, 1 से लेके 126 तक जो है वो चलेगा। होता है 127 है, लेकिन 127 यूज़ नहीं ना होता, इसलिए वो लिखा नहीं है, और 0 भी नहीं यूज़ होता। 1 से 126 तक जो है वो ए क्लास है, 128 से 191 तक बी क्लास है, 192 से 223 तक सी क्लास है, 224 से 239 तक डी क्लास है, और 240 से 254 तक ई क्लास है। अब ICANN जो है ना, ये भी आ सकता है। व्हाट इज़ ICANN एंड इट्स वर्किंग? तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स इज़ कॉल्ड ICANN, और ये प्रोवाइड करता है डोमेन्स, ठीक है। मतलब कि डोमेन्स क्या मुराद है कि आप जब गूगल पे अपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप डोमेन नेम परचेज़ करें या अपना जो आप ऐड करवाना चाहते हैं वो राइट करें। तो फिर ये चीज़ें होती हैं जिससे आपका बिजनेस या आपकी वेबसाइट है तो एक्सेस किया जाता है। तो ये थी जी हिस्ट्री। अब हमने लेक्चर नंबर 2 पे मूव करना है, तो ये है 2 लेक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर वही कंपोनेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे www तक। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये आ रही है चीज़ है, हाईलाइटर चला रहा हूँ, ज़रा वाज़ेह हो जाता है जी। ये है लेक्चर नंबर 2, डाटा लिंक लेयर क्या करती है इसके अंदर। अच्छा, ये आपने ना याद रखना है कि ये जो लेयर्स है ना, मे बी मैंने इधर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हो, कोर्स के अंदर प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, कि ये भी MCQs भी, क्योंकि मैम ने कहा था, तो ये भी आ सकते हैं कि पोर्ट के क्या नंबर हैं, ठीक है, और ये कौन सी लेयर पे है। तो ये देखें कि जैसे अब 20 पोर्ट के ऊपर FTP है, ठीक है, और ये टाइप किसकी है, TCP की, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर पोर्ट्स आपने याद रखनी है। FTP की पोर्ट जो है ना, वो डाटा के लिए 20 है, लेकिन जो कंट्रोल के लिए वो 21 है, और SSH के लिए 22 है, ठीक है। टेलनेट के लिए 23 है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और SMTP के लिए 25 है, DNS के लिए 53 है, ठीक है। DICP के लिए 67 है, 68 है, और HTTP के लिए 80 है, NTP के लिए 123 है, SNMP के लिए 161 162 है, LDAP के लिए 389 है, और लास्ट पे HTTPS के लिए। अच्छा, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आपको पोर्ट से बता देता हूँ, जो मैम पूछ सकती हैं। एक FTP आ सकती है, ठीक है, एक SMTP की आ सकती है, टेलनेट की मैम पूछ सकती हैं, और लास्ट पे HTTPS की पूछ सकती हैं, HTTP की 80 वाली पूछ सकती हैं, ठीक है। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है 5 पोर्ट्स जो मुझे लगती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती है ना, इसलिए। चलें, उसके बाद यहाँ पे हम थे कि डाटा लिंक लेयर के अंदर स्विचेस यूज़ होते हैं और सेगमेंट्स के अंदर डाटा जाता है। फिर राउटर इज़ वर्किंग ऑन नेटवर्क लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है MCQ। राउटर किस लेयर पे वर्किंग करता है, नेटवर्क लेयर पे। फिर TCP जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें IP की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फुल डुप्लेक्स था, 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है, कि पहले एक वक्त पे एक ही मैसेज जाता था और फिर दूसरे का वेट करते थे। SMTP की पोर्ट नंबर 25 है, ठीक है, और ये सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। फिर ये देखे मैम ने कहा भी था कि पोर्ट्स के आपने नेम जो है वो लिख के लाने हैं। फिर 3 वे हैंडशेक क्या आता है, सबसे पहले एक स्टेबल कनेक्शन स्टेबल करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर क्या है, इसके बाद कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है,
याद है ना, हम 3 वे जब हैंडशेक बनाते हैं तो उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है सर्विसेज ऑफ टीसीपी, तो इसके अंदर टेलनेट है, लाइव सर्विसेज है, ठीक है, रिमोटली एक्सेस है, इंटरनेट योर नेसिस क्या होते हैं, यूज़ फॉर फाइंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा, अब टीसीपी और यूडीपी के अंदर ना डिफरेंस आ जाना पेपर के अंदर मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन फुल होता है, ठीक है, और यूडीपी क्या होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। टीसीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को पहुंचाने का, ठीक है, लेकिन यूडीपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। और लेकिन टीसीपी जो है ना वो एक 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 सिर्फ इससे फास्टर होता है, क्योंकि उसने जस्ट एक साइड पे काम करना होता है, यहाँ बस मैसेज पहुंचा देना या जस्ट रिसीव कर लेना है। तो टीसीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बोथ साइड का, इसलिए ये उसे थोड़ा स्लो होता है, लेकिन टीसीपी सिक्योर है, यूडीपी सिक्योर नहीं है। तो इनमें से बेस्ट अगर कोई कहा जाए तो वो टीसीपी है, और करंटली भी टीसीपी ही यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली मेल क्या होती है, प्रोफेशनल वर्क इज़ ऑन ईमेल, ठीक है। क्या नाम लेते हैं, मैसेज फॉर्म्स हैं, चैट बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, लाइव मैसेजेस आ जाते हैं जूम के अंदर, फाइल सर्वर के अंदर क्या आ जाती है, तमाम फाइल्स, वेब सर्वर के अंदर वेबसाइट आ जाती हैं। इज़ ए प्रोग्राम टू सेंड वेब रिसोर्सेज टू द यूज़र। फिर आगे हमारे पास दो तरह की कीज़ आती हैं, अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो दुरुस्त अथेंटिकेशन ये होती है रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, और ऑथराइजेशन का मतलब होता है वैलिडिटी के दुरुस्त बंदे को एक्सेस देना। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था जी। 3 अब कहाँ है, ये है 3। तो 3 लेक्चर के अंदर हमें मैम ने एक टास्क सा भी दिया था, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमने बनानी थी, तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, सभी बच्चों ने किया था। हाँ जी, ये देखें। अब इस टास्क जो हैं वो किस तरह इसके अंदर से पेपर बन सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके अंदर से ऐसे पेपर बन सकता है कि क्या नाम लेते हैं हम, इसको वो करें, इसका कोड खोलें और इसके अंदर जस्ट टैग्स के नाम याद कर लें, ठीक है। तो मैं इसके कोड पे जाता हूँ, इसका कोड का नेम क्या है, लैब नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके साथ ना असल में करने का शेयर ये मकसद है कि जो पढ़ा है ना उसी में से ही आना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। लैब नंबर 2, लैब का एल बड़ा था, मैं भी उसके अंदर ऐसे लिख दिया, ओपन विद सुब्लाइम कर लेते हैं। सुब्लाइम इस पे मैंने किया भी है कि नहीं, चलो नोट पैड पे कर लेते हैं। एक सेकेंड यार, सुब्लाइम का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। इधर से ओपन कर लेते हैं ना फोल्डर, उसी के अंदर ही है सारे टास्क। सेवन सेमेस्टर मैम को लैब्स क्या, अच्छा फोल्डर सेलेक्ट करना, ठीक हो गया। अभी ये सिलेक्ट हो गया ना फोल्डर, तो इधर लैब 2 भी होगी अभी, लोगो बाहर, हाँ ये टास्क था हमारे पास, ठीक है, ये मैम ने कहा था बना के लाना, ठीक है। और आई थिंक ये ही है, लैब नंबर 2 ओपन करके देख लेते हैं जी ब्राउज़र में। नहीं ये नहीं है, ये और है, उसका क्या है, इधर से पा दे, हाँ task.html है इसका, सॉरी task.html ये है जी। इसके अंदर जस्ट हमने देखने हैं तो वो देखने हैं टैग, ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी पे जाते होते हैं, यहाँ पे हमने एक बना लिया था डिव, ठीक है। डिव के अंदर हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, ठीक है।
उसके बाद टैग्स के ऊपर बात करते हैं, तो इसके अंदर टैग डिव का यूज़ हुआ है, टेबल के यूज़ हुए हैं, टी और TR कॉलम रोज यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इमेज जो हमने लगाई हुई है इधर, ठीक है, वो उसके अंदर मैप इमेज लगाने के बाद मैप का उसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमें वो भी स्पेसिफाई किया है कि कितने इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर एरिया मैप और एरिया का टैग यूज़ हुआ है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स यूज़ हुए हैं और बोथ साइड से हमने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया है, ठीक है। और एरिया के टैग के अंदर इमेज का वो भी डाला है HREF, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डिव बनी है, उसके अंदर हमने UI मतलब के अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की है, ठीक है। तो उसके बाद लिस्ट यूज़ की है, ठीक है। फिर आगे यही है डिव बनाई है, प्री का टैग यूज़ किया कि एज इट एज लिखा आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ है, डिव का टैग है, और ऐसे ही ये कोड इसका जो है आपके सामने है, ये देख सकते हैं। ये किधर गया कोड, ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस पोर्शन के अंदर टेबल टैग यूज़ हुए हैं, इसके अंदर हमने डिव बना के जस्ट एक इसको यहाँ पे डिव लिख दिया है, और यहाँ पे हमने जो है मैप और एरिया का टैग यूज़ किया। ये देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये कंप्यूटर ओपन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मोबाइल ओपन कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कप पे ओपन करूँगा कप पे, तो ये कप पे ले जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैप एरिया किया हुआ और कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया, ठीक है। फिर ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट का टैग यूज़ हुआ है, और यहाँ पे प्री का टैग यूज़ हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया है। तो चले ये टास्क भी हमने देख लिया है। उसके बाद डोमेन नेम सर्वर का बताया गया FQDN, ठीक है। FQDN क्या होता है जी? FQDN हमारे पास क्या है जी, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, www एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये फुल क्वालिफाइड से मुराद वो होता है कि जो पीछे से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ FTQN के अंदर आता है होस्ट नेम आता है और डोमेन आता है। टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर क्या आती हैं, .org, .edu, .com, ठीक है। NS लुकअप क्या करता है, प्रोवाइड कम्युनिकेट लाइन एक्सेस टू DNS, ठीक है। और रिजर्व लुकअप क्या करता है, होस्ट नेम गिवन एन IP, क्या मतलब कि IP को DNS के अंदर और DNS को IP के अंदर जो करता है उसे NS लुकअप और रिवर्स NS लुकअप कहते हैं, रिवर्स लुकअप कहते हैं, ठीक है। फिर कैनोनिकल का मतलब होता है रिवर्स लुकअप, ठीक है। जैसे अभी हम C ड्राइव के अंदर ये कमांड दें ना, ये वाली NS लुकअप, और आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिख दें तो वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। अभी लिख के भी देख सकते हैं हम, इधर NS लुकअप google.com, तो ये देखें उसने NS लुकअप किया ना, उसने सर्वर बता दिया कि कौन सा इस वक्त यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सर्वर का नेम बता देगा, एड्रेस बता देगा, ठीक है, 80 पोर्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि HTTP हो रहा है ना। और फिर उसके बाद क्या करेगा, नॉन ऑथराइज के गूगल नेम इसका गूगल था, ठीक है। और एड्रेस जो इसका आपके पास है इस वक्त वो ये है IPv4 का 142। ये उसने जो इस वक्त करंटली यूज़ हो रहा है वो निकाल के दिखा दिया। और अगर इस सिस्टम का IP देखें इस वक्त IP कॉन्फ़िग, तो वो देखें वो चेंज है, वो ये है, ठीक है, 1.10, ठीक है। तो ये जो है ये गूगल का है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गूगल का IP देख लिया कि किस IP के साथ हम गूगल के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको NS लुकअप कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एनालॉगी टू टेलीफोन नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली थी, HTTPS, HTTP, FTP की, जो मैंने आपको SMTP की, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, ये मैंने लिख ली थी यहाँ पे, और क्लास में भी इनके ऊपर ही डिस्कशन हुई थी। उसके बाद एनालॉगी टू टेलीफोन नेटवर्क आ रहा है, तो इसके अंदर 4 तरह के प्रोटोकॉल यूज़ हुए हैं, IP, TCP, UDP और DNS। उसके बाद हायर लेवल प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है मैनी प्रोटोकॉल बिल्ड ऑन TCP टेलीफोनी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का आ रहा है, ये हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ मशीन्स हैं ये, ठीक है। ऑन द इंटरनेट डैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली HTML वाया HTTPS, ठीक है। और नोट क्या करने वाली है, WAIS गफर ARG, ये
नेट मुहैया करता है और भी देख कर रहे हैं। अच्छा, और भी देख रहे हैं मैम ने कहा था, ठीक है। अच्छा, ये दो इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर हैं, ठीक है, WAIS और गोफर ARCHI, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आ सकता है कि वेब क्लाइंट के अंदर और वेब ब्राउज़र के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करता है उसको वेब क्लाइंट कहते हैं, और जिस टूल के ऊपर यूज़ करते हैं वेबसाइट बनानी उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उसके बाद HTTP ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की बुनियाद पर काम करता है। क्लाइंट मैसेज भेजता है, ठीक है, और सर्वर उसका जवाब देता है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोसीजर होता है। HTTP को हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टेटलेस कहते हैं। गुड हो गया कि जिसकी कोई स्टेट होगी वो तो फिर स्टैटिक हो जाएगा, ये स्टेटलेस है, मतलब कि डायनामिक कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर यूज़र एंटर वेब एड्रेसेस इन ब्राउज़र, फिर ब्राउज़र यूजेस DNS देखेगा, फिर HTTP ओपन इंटायर, ठीक है। अब ये जो टेलनेट के बारे में आ रहा है कि ये एक रिमोट एक्सेस है, लेकिन ये अनसिक्योर है, इसके अंदर से डाटा वार्डशैक टूल लगा के आप सी कर सकते हैं। अभी क्योंकि टाइम कम है, वरना मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाना था। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ ऐड है कि हमने उसके ऊपर जो है ना हैकिंग की हुई है और बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं, ठीक है, और उन अटैक्स का जो है वो सलूशन भी ढूंढ के दिया है। इसलिए फिर हमने जो एल्गोरिथम थे जो अभी तक ब्रेकेबल नहीं हुए उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड रिसीव, ठीक है, ये इसके अंदर होता है प्रोसीजर जो चलता है, ठीक है। और अगर आपने कनेक्ट करवाना है टेलनेट को किसी चीज़ के साथ तो उसकी ये कमांड है $टेलनेट, आगे उसकी वेबसाइट का नाम और आगे .org, फिर आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास जी कॉमन रिक्वेस्ट मेथड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट है जी। तो इसके अंदर स्टार्ट लाइन है, ठीक है, गेट पोस्ट और हेड, तीन मेथड है हमारे पास HTTP के, ठीक है। गेट नॉट सिक्योर्ड है, पोस्ट इज सिक्योर्ड है, और हेड के अंदर दोनों इस्तेमाल होते हैं इसमें दोनों एक्सेस होंगे लेकिन बॉडी नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। फिर आगे यहाँ लास्ट पे लेक्चर नंबर 3 क्या है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URI, ठीक है। और इसके आगे फर्दर हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 ये है 4 तो यहाँ तक हमने जी पढ़ लिया था लेक्चर नंबर जो है 4। तो अभी हम पढ़ते हैं जी इसको आगे मज़ीद, और ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से आएगा, और इसके अंदर मिड के अंदर भी काफ़ी सारा आया था, ठीक है। URI के आगे दो सब टाइप्स हैं, URN और URL, ठीक है। URN के अंदर क्या चीज़ है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये जो माइम है ना इसको कहते हैं कंट्रोल आर एक्सटेंशन, और इसका ना यहाँ पे एब्रीवेशन है, मे भी मैंने लिखा हो, ऊपर नीचे कहीं लिखा होगा। माइम जो है ना, चलें अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये तमाम एक्सटेंशन को कंट्रोल करती हैं। अब एक्सटेंशन आपको पता है .html .css .js, ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन को कंट्रोल करती है माइम, ठीक है उसके बाद विल्ड कार्ड आता है, ठीक है। तो ये इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क होता है, ठीक है, कि जहाँ पे आप 255 लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आप 0.0.0 लिख देते हैं, उसका मतलब भी आल होता है, और 255 का भी मतलब आल होता है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना 0.0.0 तो वो विल्ड कार्ड वाले पोर्शन में लिखेंगे, ठीक है। ये इनवर्स होता है सबनेट मास्क का, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन हैं इसकी फिर आगे वैल्यूज़ आती हैं, Q.values, ठीक है। टॉप टाइप एंड सब टाइप के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टॉप टाइप आपके सामने ये है कि जो उसका एक्चुअल नेम होता है वेबसाइट का, और सब टाइप ये होती है कि आप उसके अंदर से क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो अबाउट पढ़ना चाह रहे हैं आप गूगल का। अच्छा, प्रोसीडिंग क्या होता है, जैसे लिखा है वैसे ही बताना, ठीक है। और क्वालिटी वैल्यू जैसे ये है मोस्ट कॉमन 0.9, ठीक है, यूज़ होती है। फिर उसके बाद होस्ट नेम है जिसको सर्च किया जा रहा है, ठीक है, और यूज़र एजेंट ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर से किया जाता है। कनेक्शन टाइप हमने पढ़ ली हैं पीछे भी कि तीन तरह के, गेट पोस्ट और हेड है। गेट अनसिक्योर है, पोस्ट सिक्योर्ड है, और हेड के अंदर दोनों यूज़ होती है लेकिन बॉडी को नहीं एक्सेस कर सकते। फिर TCP और IP के बगैर ना कोई डाटा जा सकता है ना आ सकता है, ठीक है। इनसे आपको तलाश किया जा सकता है, किससे, डेट टाइम से, लोकेशन से और IP से। कोई आपको पैकेट सेंड ना हुआ हो बाद में जाएगा,
एक्सपायर टाइम, ठीक है, एक्सपायर टाइम इसे कहते हैं कि लेट मैसेज हो जाता है जब अचानक हमारा इंटरनेट चला जाए, तो जब आता है तो वो उसी टाइम का ही मैसेज उसे चल जाता है। मैं 4 बजे किया था ना, तो 4 बजे ही शो करेगा कि 4 बजे ये राइट हुआ है। कैशे टेम्पोरेरी फाइल्स, ये लोकल कापी है, ठीक है। इनका ना फ़ायदा ये है कि ये ना क्विक कर देती हैं। अब देखें मैंने ये ऐसे किया है, ठीक है, अब मैं दोबारा से न्यू ब्राउज़र खोलता तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें रिस्टोर करना पे टाइम लगना था ना, तो ये स्पीड अप कर देते हैं हमारे काम को कि उसके अंदर कैशे बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट कैशे क्या होती है, बार बार आइकन्स को ओपन करना, ठीक है। कैशे नॉट इन सर्वर, ये यूज़र साइड पे होती है, ये भी याद रखनी है। कैशे के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझे वही चीज़ दोबारा हासिल करनी है, ब्राउज़र की कैशे से दोबारा हासिल कर सकते हैं, और ये तेज़ होती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात बताई। लेस लोड ऑन सर्वर होगा, मच फास्टर होगा, फ़ायदे इसके ये हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि किसी इनवैलिड ऐड का दुरुस्त डाटा के साथ रिप्लेस हो जाना, कि आप ना कोई ऐड ओपन किया और वहाँ पे उसने आपको चूज़ फाइल का कहा, तो आप वहाँ पे कोई फाइल अपलोड कर देते हैं ज़रूरी, तो वहाँ पे आपकी क्या है कि डाटा वगैरह भी लॉस हो सकता है। कोड पॉइंट क्या है, ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि जब पीसी को स्लीप पे करें तो मोस्टली रात को कम से कम शट डाउन करें। अगर मॉर्निंग में आपने नहीं भी किया उसे, रात को लाजमी अपना पीसी शट डाउन करें, इससे उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका डाटा भी सिक्योर रहता है। हर वक्त कोड में कोड एंड स्ट्रिंग्स होते हैं, इसको कोड पॉइंट कहते हैं हर कोड में। अच्छा जी, ऑक्टल कोड क्या होता है, इसमें मेटा टैग्स यूज़ होते हैं। अब मेटा टैग आपको मैं दिखा देता हूँ, ये स्टार्टिंग पे मेटा टैग ही लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब ये UTF जो है 8 लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि उसने स्ट्रिंग का साइज़ बता दिया है, ठीक है, कि 8 है इसके अंदर। अच्छा, अब जी किसी चीज़ को स्पेसिफिक करना, डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जिसे एक्सपेक्ट चार्ट है, जिसे साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है वही बात चाहिए, 4 UTF, ये करैक्टर कोडिंग होती है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको सबलाइन में भी दिखाई है, ये वही चीज़ लिखी हुई है, करैक्टर सेट इज इक्वल टू UTF 8। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ करैक्टर, वही बात बताई है। फिर इंटरनेट असाइनिंग नेम अथॉरिटी, तो इसके पास टोटल कितने होते हैं, 0 से लेके 65,635 तक, ठीक है, नेम्स। ये पोर्ट IP मुहैया करता है, ये पोर्ट्स एंड IP, ठीक है। कौन, IANA। उसके बाद ISO आ रहा है, डेवल्ड फ्रॉम आस्की, ठीक है, और आर्बिट्री आ रहा है, नॉट फिक्स्ड, हाइड द पासवर्ड्स, और ये यूरोपियन वेस्टर्न यूनियन लैंग्वेज का ये साइन है। FYP का मैम ने बताया था। उसके बाद हमने क्या करना था कि अब टास्क दिया था मैम ने कि आपने कंप्लीट एक वेब पेज बनाना है, और फ्री रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट यूज़ करना है, ठीक है, और फॉर्म ऐड एंड योर, ये मतलब कि आपने बनानी थी वेबसाइट। तो हमने ये ऑलरेडी बनाई थी सभी ने ना, फॉर्म पेज जो था, ये देखें ना, फॉर्म पेज यहाँ पे ऐसे हमने ईमेल यहाँ पे डाल दी थी, यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद इसका भी आपके साथ कोड बाद में करते हैं, लेकिन अभी ये स्लाइड्स ख़त्म कर लें। ये था लेक्चर नंबर 4। उसके बाद ये कौन सा लेक्चर है, अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 ये है। चले, लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्या है कि वेब ब्राउज़र्स आ रहे हैं, वो हमें पता है, जिसके ऊपर ब्राउजिंग करते हैं। प्राइमरी टास्क कन्वर्ट वेब एड्रेस टू HTTP रिक्वेस्ट, कम्युनिकेट विद सर्वर वाया HTTP, और रेंडर्स आती हैं। और फिर HTTP URI के URLs के अंदर आता है FDQN, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें वो है जो वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या आएगी, स्क्रिप्ट आएगा, इवेंट कंट्रोल, सिक्योर कम्युनिकेशन विद सर्वर प्लगइन्स। बेसिक फंक्शनैलिटी के अंदर क्या आएगा, HTTP वाया TCP। फिर वेब सर्वर्स क्या होते हैं जी, वेब सर्वर हमें पता है जो वेबसाइट को स्टोर करवाते हैं।
इनका लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। httpd आगे UIUC प्राइमरी वेब सर्वर, ठीक है। अपाचे वर्जन ऑफ httpd नाउ इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर, ठीक है। ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है अपाचे, अलहदा और अपाचे अलहदा, ठीक है। वर्जन ऑफ httpd सम न्यूड कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, ठीक है। अलाउड एंड ब्लॉक्ड IP एड्रेसेस ट्यून सर्वर्स सम कैटालिना कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये टॉम कैट वेब सर्वर आ रहा है, ठीक है। ये लोकल पोर्ट इसकी 8080 है। सम कनेक्टर फील्ड्स पोर्ट नंबर्स मैक्स थ्रेड कनेक्शन टाइम, ठीक है। ये HTTP की 80 है और HTTPS की 443 है। उसके बाद ये पॉइंट्स बताए गए ना टॉम सर्वर के अंदर, 3 हमने पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। 3 ये है कि ईच वर्चुअल होस्ट सम फील्ड होस्ट FQDN, ठीक है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फिर आगे एप्लीकेशन बेस हैं JWSDB, ठीक है। और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। फिर एक्सेस 4 नंबर पे रैकेड HTTP और मैसेज लॉग, ठीक है। सेंड टू सर्विसेज बाय वेब एप्लीकेशन और टॉम कैट इटसेल्फ। जितने भी एरर है यहाँ आते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर पॉइंट में। फिर एक्सेस कंट्रोल 6 पॉइंट है इसका। फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगती है इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर सिक्योर सर्वर इनक्रिप्शन करते हैं और ये ड्रॉपिंग होती है, ठीक है। अब ये सिक्योर सर्वर्स आ गए हैं, इनके ऊपर इनक्रिप्शन होगी, एवरेज ड्रॉपिंग होगी। HTTPS 2 स्टैंडर्ड्स हैं जी, SSL और TLS, ठीक है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है और TLS हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। HTTP हमारे पास और ब्राउज़र और HTTP रिस्पॉन्स, 3 चीज़ों से इंटरनेट चलता है। मास्कुरेड क्या होता है जी? ये अटैक की एक टाइप है, मैन इन द मिडल, ठीक है। और डोस भी एक अटैक की टाइप है, बिजी था वेबसाइट से फुली। ये बंदे दरमियान में बैठ के हैक करते हैं। और IE6 का मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर 6। ये अभी हमने लेक्चर नंबर 5 देखा है जी। अब ये लेक्चर नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा जी, चलें। वर्चुअल होस्टिंग आ रही है जी इसके अंदर। मेथड फॉर होस्टिंग मल्टीपल डोमेन चंक ट्रांसफ़र, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिफाइन एलिमेंट्स विद द डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर HTML HTML5 DH और HTML पॉपुलर HTML XML, ठीक है। फिर आगे उसके बाद SGML हमारे पास आ रहा है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या आगे फर्दर टाइप्स हैं इसकी, तो वो उसके अंदर XML की टाइप है, HTML, स्मिल, सोप, ठीक है। WML, ठीक है। सिंक्रोनाइज मल्टीमीडिया इंटरेक्शन लैंग्वेज, ठीक है। ये है स्मिल हमारे पास। उसके बाद SVG विद एन एनिमेटेड रिफ्रैक्शन इफेक्ट यूजिंग स्मिल, ठीक है। एंड सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपने एब्रीवेशन याद कर लेने हैं। डेट इज़ यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। फिर WML के अंदर वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, XML यूजिंग सिग्नल्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप की डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन करता है किस तरह की फ़ाइल है और उसकी एक्सटेंशन देखकर, ठीक है। SGML डेक्लेरेशन के अंदर आएगा DTD, ठीक है। और सिमेंटिक्स, कंटेंट एंड मार्कअप। SGML डेक्लेरेशन, XML स्टोर स्ट्रक्चर डाटा। फिर उसके बाद फॉर्म बनाना था हमने। तो आई थिंक कि ये लेक्चर्स जो थे ऑलमोस्ट, एक सेकेंड यार, कोर्स के अंदर कितने थे? हाँ 6 लेक्चर ही मैंने बनाए थे।
तो 6 ये जो वो ही हैं जो मैम ने क्लास में हमें पढ़ाया था ना, तो वो ये सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम जो लैब की थी वो देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैम ने हमने पहले दिन बताया था कि आपने ये लिंक कैसे ऐड करना है, ये ऑलरेडी सबको पता है, ये भी अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसका कोड देख लेते हैं, इसका नेम क्या है, लॉगिन फॉर्म .html। लॉगिन फॉर्म कहाँ गया है? ये है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल क्या है जी कि जो टैग्स यूज हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिव का टैग लगा है, फिर रजिस्ट्रेशन लिखा है, और यहाँ पे फॉर्म का टैग लगा है, ये आपने याद रखना है। और इसके एक्शन के अंदर इसने फॉरवर्ड लिखा है। फिर HR एक उसने दी है नीचे लाइन उसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इनपुट्स की टाइप्स आ गए। टाइप्स जो यूज़ हुई हैं हमारे पास वो रेडियो है, रेडियो 1 है, रेडियो 2 है, ठीक है। सॉरी, रेडियो की टाइप यूज़ हुई है। उसके बाद ये उसके नीचे वो बताए गए थे लेबल्स, सॉरी, लेबल्स का टैग यूज़ हुआ, इनपुट का टैग यूज़ हुआ, आगे एट्रीब्यूट उसके टाइप के अंदर रेडियो इस्तेमाल हुआ है। क्लासेस हमने डिफाइन की हैं, क्लास नेम, फिर आगे HR का टैग लगा के लेबल का टैग यूज़ हुआ है सेम ऐसे ही, ठीक है। और अभी हम देखते हैं अपना टास्क, ये टास्क है जी, ठीक है। ये वो रेडियो बटन हैं, ठीक है, कि यहाँ पर्सनल और कंपनी पे क्लिक हो रहा है, बाकी इस पर CSS लगी हुई है, ठीक है। तो CSS के अंदर इसने किस चीज़ का लिंक डाला हुआ है, ऑनलाइन इसने डाला हुआ है, ठीक है। ये वाली फॉर्म है, इसके अंदर स्टाइल फॉर्म .css, ये वाली, ये सारा उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है CSS, ठीक है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले उसने फ्लेक्सी यूज़ किया है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, और हाइट उसने 100% दी है। फिर उसने बॉडी के ऊपर, डिव्स के ऊपर, हेडिंग 1 के ऊपर, फॉर्म और इनपुट और पैराग्राफ के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, ठीक है, आउटलाइन नन कर दी है, ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली रिपोर्टो ये सारी दी हैं। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल किया, और कलर उसने ये वाला यूज़ किया है, ID सॉरी #666, ठीक है। फिर H1 के ऊपर अलहदा से उसने जो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं उसके अंदर उसकी की है, और फिर मेन ब्लॉक के ऊपर काम किया है उसने, ठीक है। मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, ठीक है, बॉक्स शेडो दिया है, ठीक है, कलर को, ठीक है, RGB कलर यहाँ पे यूज़ किया, बैकग्राउंड है, फॉर्म है, ठीक है। तो इनपुट्स के ऊपर आगे लगाई है रेडियो बटन के ऊपर, ठीक है, CSS। तो ये सारी वही प्रॉपर्टी हैं जिसने इस पेज को खूबसूरत बनाया, इस लॉगिन पेज को, ठीक है। ये देखें, इधर से सारा मतलब कि आप बना सकते हैं। ये आप देखें कि यहाँ पे साइड पे ना थोड़ा थोड़ा शेडो है, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या चीज़ है, ये वही जो उसने प्रॉपर्टीज़ के अंदर शेडो की दी थी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ना, बॉक्स,
मेन ब्लॉक के ऊपर उसने बॉक्स शैडो ऐसे दिया है, ये उसको डिफाइन किया हुआ। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। तो इसके अंदर सिंपल पैराग्राफ्स लिखने थे, ठीक है, कि अगर आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं, मतलब कि लैपटॉप से, तो ये आपने इसको वो करते जाना है। ये था कि जब आप इसको बड़ा छोटा करते हैं तो वो नीचे से गायब हो जाए। वो मेरा ख्याल इससे आगे वाले में है, किया हुआ होगा वो भी। फिर ये कैलकुलेटर बनाना था JS के साथ, ये टास्क भी मिला था, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाना है। इसका कोड दे लेते हैं JS कैलकुलेटर का। JS का कैलकुलेटर कहाँ है जी? JS ये है, ठीक है। इसके अंदर जो टाइप्स यूज़ हुई हैं वो बुला देता हूँ और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे बना है। सबसे पहले ऊपर चलेंगे जी, इसके अंदर जो हेड के अंदर मेटा टैग यूज़ हुए हैं, लिंक करवाया हमने calculate.js.cs को, ठीक है। ये है, यहाँ पे फाइल है call.js.css, ये है फाइल, ठीक है। ये कैलकुलेटर का जो उसके ऊपर CSS लगी है। अभी हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर उसने बॉडी के अंदर टेबल का टैग यूज़ किया है, ठीक है। TR बनाए हैं उसने, ठीक है। कोस्ट स्पैन दी है 3, ठीक है। फिर आगे उसने क्लास का डिस्प्ले बॉक्स कर दिया है, ठीक है। नाम दे दिया क्लास को। टाइप उसने टेक्स्ट रखी है इधर, ठीक है। ID रिज़ल्ट दिया है और डिसेबल्ड की यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो उसने क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन लगाया है इसी इनपुट के अंदर, ठीक है। बटन बना के मैं आपको साथ साथ दिखाई देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे C। अब अगर 2 लिखते हैं ना तो सेकंड जो डिव उसने लिया, ये देखिए ये क्लियर कर देगा ऐसे। 5 ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस का 666 इज इक्वल टू, तो ये देख सकते हैं कि 1221 कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर लगी है वो क्लियर स्क्रीन दूसरे पे, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास कॉलम है, उसके अंदर जो इनपुट हमने टैग यूज़ किया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास असल में ऑन क्लिक जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ चेकलिस्ट बटन, यहाँ के अंदर आ जाएगा कि किस तरह हमने वो इनपुट की टाइप्स आगे बटन यूज़ की हैं और ऑन क्लिक पे हमने क्या क्या चीज़ें इनपुट करवाई हैं। वैल्यू हमने दे दी 1 2 3 और डिवाइड पहली रो के अंदर, ठीक है। और ये जो आगे कॉलम्स उसके 4 बने हैं और उनके अंदर ये वाली वैल्यू रख दी। फिर ऐसे इनको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जस्ट वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर ऑन क्लिक वाले डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सेम नीचे भी चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे हम जो है वो वैल्यू रखेंगे .0 इज इक्वल टू और स्टैटिक, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे जो call.js की है, ठीक है। तो ये JS का कोड है, ठीक है। ये सॉरी CSS का है, ये .js का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके जो क्लियर का फंक्शन यूज़ हुआ था उसके अंदर हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिजल्ट जो उसके अंदर ID रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ साथ। किधर गया ये कि ये हमने इसकी ID जो रखी थी, ये ऑन क्लिक पे क्लियर का फंक्शन रखा था, ठीक है। और ID जो इसकी है बटन, ठीक है। अच्छा जी, रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। द फंक्शन डिस्प्लेज द वैल्यू, डिस्प्ले के यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन और वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। और द फंक्शन वैल्यूएट द एक्सप्रेशन एंड रिटर्न रिजल्ट, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, फंक्शन कैलकुलेट, फिर 2 इसके अंदर लेंगे अब वेरिएबल्स P और Q, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई रिजल्ट डॉट वैल्यू और वेरिएबल Q इज इक्वल टू एवेलुएट का यहाँ पे लगा है EVAL
और पी इसके अंदर लिखेंगे वेरिएबल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रिजल्ट इज इक्वल टू क्यू के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी मतलब कि जेएस की फ़ाइल हमने जो इसके ऊपर अप्लाई की है, और बाकी ये जो सारी उसकी जैसे हमने फॉर्म पेज के अंदर की थी ना सी एस एस अप्लाई, तो ये सारी सी एस एस की है कि कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो पैडिंग 10 है, बॉर्डर रेडियस 1 EM किया है, ठीक है, हाइट विड्थ इतने पिक्सल दी है, मार्जिन ऑटो कर दिया है, बैकग्राउंड कलर की कलर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा क्या हमने किया है, बॉक्स शेडो RGB है, डिस्प्ले ब्लॉक की है, ठीक है, फ़ोन फैमिली दी है, और बॉर्डर कलर बॉर्डर फिर डिफ़ाइन किया है ब्लैक से सॉलिड ब्लैक, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस दिया है, ठीक है। तो रेडियस आपको पता है कि ऊपर से गोल ज़रा कर देता है, आप वहाँ पे 5 से आप 10 कर देते हैं, सेव करवा देते हैं। विड्थ है 100%, ठीक है। हाइट इसकी है जी 65, तो हम 100 करके देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव करवा लेते हैं। बटन जो है कलर का इसका ये है, ठीक है। तो कलर यहाँ से आप 99 कर दें, ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा। इनपुट के ऊपर जो टैग लगाया एक्टिव का लगाया, ठीक है। टाइप बटन है, फिर बैकग्राउंड कलर ये है, और ये एक लगाई है वेबकिट बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है, इनसेट, और मोज बॉक्स शेडो की, ये शेडो की प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो की, ठीक है। तो अभी इसको रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि माइनर से इसके अंदर चेंजेस की हैं, ये देख सकते हैं आप, साथ ही वो क्लियर वाले का भरा हो गया। तो यहाँ पे 5 प्लस करेंगे जी 6 इज इक्वल टू करेंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है, 121 हो गया। फिर यहाँ से क्लियर का ये देख सकते हैं मैंने रेडियस भी इसका ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, ये आपके सामने मैंने जो है ना वो सारा डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद ये और ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ये 0 है हमारे पास, अच्छा जी। उसके बाद जी ये पेज था बनाना हमने रिस्पॉन्सिव पेज, ठीक है, कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमें उस वेबसाइट पे ले जाए, मतलब लिंक डाल देने थे सिंपली, ठीक है। या GNS पे करें तो GNS पे ले जाए, ठीक है। तो ये उसके बाद था जी अबाउट मी में मैंने लिखा है कि हम नेटवर्क पे बना रहे हैं, और मोर टेक्स्ट के अंदर ये मतलब कि एक रिस्पॉन्सिव पेज बनाना था। रिस्पॉन्सिव पेज की पता कैसे चलता है अगले बंदे को कि ये जो नीचे स्लाइड होता है ना, वैसे मैं अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे जो काम हमने किया था ये देख सकते हैं आपके, ये इधर उधर भी जा रहा है, ठीक है, इधर उधर भी जा रहा है, ये नीचे भी स्लाइडर ऑन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जिसका ये लगा होता है, जिसका ये शो हो रहा होता है ना, वो रिस्पॉन्सिव पेज नहीं होता है। जैसे अब ये रिस्पॉन्सिव है ना, इसके नीचे वो स्लाइडर शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका क्या है जी, CSS मीडिया रिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ से देख लेते हैं CSS मीडिया रिस्पॉन्सिव, ये है जी, ये यूज़ हुआ है जी पेज हमारे पास, इसके अंदर हमने चेंजेस की थी, और इसके ऊपर हमने इंटरनल CSS लगा दी थी, इसलिए ये ज़रा कोड बड़ा लग रहा है। और मीडिया क्यूरीज इसके अंदर यूज़ की थी, स्क्रीन मैक्स विड्थ 700 पिक्सल रो, और नैव बार जो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो इसकी बॉडी में आ जाते हैं डिव इस्तेमाल हुई है, H4 टैग, डिव H1P टैग है, ठीक है, एंकर टैग यूज़ हुए हैं, उसके बाद वही टैग यूज़ हुए हैं, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर CSS अप्लाई कर दी है, ठीक है। डिस्प्ले का फ्लैक्स कर दिया है, फ्लैक्स रैप कर दिया है, ठीक है, मतलब कि CSS के साथ इसके ऊपर लगाई है, और इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है मीडिया क्यूरी ने, इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिव बनी है, ठीक है। कि ये जो स्क्रीन है ना, हमने वो डिफ़ाइन कर दिया है कि मैक्स विड्थ 700 पिक्सल, ठीक है। तो मतलब कि ये अगर ऐसे है ना, तो ये देख सकते हैं आप कि ये उसने ऐसे ना रिस्पॉन्सिव कर दिया, नीचे स्लाइडर नहीं ना आ रहा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, उसने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया, ये देख सकते हैं आप। चलें, यहाँ के कंटेंट जो अंदर लिखा है वो फिर शफल नहीं होता, वो समझ आता है।
तो ये था जी हमारे पास सारा इसके ऊपर। अच्छा, अब ये इसके अंदर हमने अभी तक जो काम कर लिया है ना, वो आल लेक्चर पढ़ लिए हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ लिया है, जावा स्क्रिप्ट, जावा के लिए जावा भी है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट थी यार। अच्छा, अब हमारा जो रह गया ना, वो मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा, PHP MySQL लूप और ये वाली चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। इन्हें मैं पिंक कर देता हूँ जो रह गई हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये अभी हम हमारी रह गई है। बैकग्राउंड मतलब बैक एंड रह गया, फ्रंट एंड हमने कर लिया है। तो ये इंशाल्लाह ताला ना मैं जल्दी वो भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपने तैयारी भी करनी है। तो बेफिक्रे हो जाए, इंशाल्लाह ताला सारा कोर्स कवर कर लेंगे। बस ये चीज़ें रीड ऑलरेडी वेब इतनी ईजी है, हमने लिख लेना है। जैसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टैग्स और जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ बता दी हैं, ठीक है। और सारा पढ़ाने का ना मकसद ये होता है कि आपको बोर करना नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपको कम अज़ कम टेबल ऑफ कंटेंट का तो पता चल जाए कि कितना मटेरियल है।